what do you know about ode and how many forms are there in ode? और अभी इसका यहाँ पूछा है कि ओड के बारे में, और यहाँ पे उसका हमें एग्जाम्पल देना है, दो ओड फॉर्म्स को बताना है। तो आप कोई ओड आपको याद है? ओड टू नाइटिंगेल, ठीक है। ओड इज ऑल्सो काइंड ऑफ लिरिक बट मोर लेंदी और इलेबोरेट। ओड जो है वो लिरिक होती है और लेंदी होती है और इलेबोरेट होती है। और ओड इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ओड हमेशा एक एड्रेस के फॉर्म में होती है, और इट इज़ एग्जाल्टेड और डिग्निफाइड बोथ इन लैंग्वेज एंड थॉट। और मतलब कि एक एग्जॉल्टेड होती है और डिग्निफाइड होती है, दोनों, एक लैंग्वेज में और थॉट में, ठीक है। और इट हैज़ लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ थॉट। इसमें क्या होता है कि लॉजिकल डेवलपमेंट होता है थॉट का। और इट मे बी रेगुलर फॉलोइंग अ फिक्स स्टैंजा फॉर्म, और irregular in which the stanza is used vary in their metrical structure, ठीक है। इसमें मतलब कि इरेगुलर भी हो सकता है स्ट्रक्चर में। अब इसका एक फॉर्म हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं, डोरेन और पिंडेरिक, लेस्बियन और होरेशियन, इंग्लिश और इरेगुलर। पीबी शेली ने लिखा ओड टू दी वेस्ट विंड, and Keats is known as the composer of odes in English literature. अब हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक क्या है ओड की, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं ओड में वो क्या है, ये आप लाइन बाय लाइन पढ़िए। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस टू सम एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। It has lyrical enthusiasm and emotional intensity. It is spontaneous overflow of the poet's emotions. और जो थीम है ओड का वो क्या है, एग्जाल्टेड, डिग्निफाइड और सीरियस है। और इसका जो थीम है वो फिलोसफिकल होता है। और फोर में क्या है, जो लैंग्वेज है ओड की वो डिग्निफाइड है स्टाइल में और एग्जाल्टेड है टोन में। एंड फिफ्थ में क्या है, वो लॉजिकल डेवलपमेंट है थॉट का। एंड सिक्स में क्या है, इट इज़ ऑलवेज इलेबोरेट एंड ओपन कंपेल्स। जैसे मैंने आपको बताया ओड टू नाइटिंगेल, वैसे यहाँ पे आपने पीबी शैली का देखा ओड टू द वेस्ट विंड, ओके। सो जॉन कीट्स इज नोन फॉर हिज odes in English literature. Shelley and Wordsworth also wrote some odes. इन लोगों ने अपने कोई एग्जाम्पल्स दिए हैं। ओड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। उसमें क्या है, होरेशियन है, लेस्बियन है, पिंडेरिक है। और Horatian ode is derived name from Horace, the Latin poet, and this kind of ode is intense and personal. और पिंडारिक ओड जो होता है उसको बोलते हैं डोरिन ओड, सो नेम्ड आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट एंड डायलेक्ट इन विच इट्स अरोज, एंड इट गॉट इट्स नेम पिंडारिक आफ्टर द एंशियंट ग्रीक पोएट पिंडार। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, hark, hark, the waters fall, 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 and with the murmuring sound dash, dash, dash upon the ground to gigantic slumbers call. Dryden, the India Emperor. What do you understand by the term epic? Give the classical examples of ancient epic. ठीक है. Epic is truly a narrative poem. Sometimes it may be a cycle of poems dealing with some great deed, often the founding of a nation or the forging of national unity. And religious or cosmological themes are used frequently. In Aryan culture,
में हम दो ग्रेट एपिक्स देखते हैं, जिसमें क्या है, रामायण महाभारत। रामायण महाभारत आप सभी ने पढ़ी होगी ऑब्वियसली, बहुत ही हम लोग की फेमस है, रिलीजियस, एंड दे आर सपोज टू बी द अर्लीस्ट एपिक्स इन द वर्ल्ड। बोलते हैं ना महाकाव्य। बट इन दी वेस्टर्न कंट्री देर आर टू मेजर एपिक्स नेम लिलियाड एंड ओडिसी। अब जैसे क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, उसमें दे वर composed by Greek author Homer in 8th century BC। तो यहाँ पे बोला गया कि इलियाड एंड ओडिसी वो ट्रीटेड हो सकता है क्लासिकल एग्जाम्पल्स ऑफ द एपिक इन यूरोपियन लिटरेचर। These two classical books served as the guide to all later epic poets. This way, we can say that epic is a long narrative poem that is a long tale in poetry. Usually, famous heroes or legendary follows are its principal characters. The story is handed down from generation to generation by oral communication or by talkative means. The story is sung in sung form. The events of an epic have the combination of fancy and reality, but some of them undoubtedly belong to actual happenings. It means the story must have some historical facts as well. Supernatural elements are also the part and parcel of the epic formation. Involvement of power above the forces of nature are included in all the stories of this form of poetry. The actions are often subject to the intervention of gods. We see that in an epic the supernatural and magical, supernatural मतलब क्या है, supernatural element जैसे हमने मैकबेथ में पढ़ा था ना कि उसमें कुछ मतलब उसमें ट्रेजेडी होती है, तो हम पढ़ा था ना supernatural elements हैं कुछ, उसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ें थी। सो वही चीज़ हमने यहाँ पे पढ़नी है, supernatural। The actions are often subject to the intervention of the gods. We see that in an epic the supernatural and magic element is always prominent. Okay, even the action is often controlled by these agents. There might be many thrilling episodes in an epic. Western epic is divided into books and usually it numbers to 12. But Iliad and Odyssey have 24 books each. Virgil, Spenser, and Milton all followed the theory of 12. इसका एग्जाम्पल क्या है? फेरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर, पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन, एसिनीड, जॉन ड्राइडन। ये आपने फेरी क्वीन पढ़ी होगी ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन है एडमंड स्पेंसर की। पैराडाइज लॉस्ट अगेन, इसमें मतलब उसमें एडम ईव के बारे में बताते कि वो हेवन में जाते हैं एंड फिर वहाँ से उन्होंने एडम ऑफ एप्पल ऐसे करके स्टोरी बताई गई है। एसिनेट की जॉन ड्राइडन है। इलियड एंड ओडिसी अलेक्जेंडर पोप की। अलेक्जेंडर पोप अगेन एक फेमस राइटर थे। एंड जॉन ऑफ आर्क रॉबर्ट साउदी थे। एंड एंडी मायन एंड हाइपीरियन जॉन कैंट थे। मॉर्टे डी आर्थर एंड एल्फर्ड टेनिसन। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेड? बैलेड आप सुने में कॉम्पोजिशन, ये सब हमने जो शुरू में हमने आपको बताया था ना कि ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, वही सब बैलेड, एलिजी, ओड, ये सब आ रही, ठीक है। मीनिंग ऑफ बैलेड एंड गिव द नेम्स ऑफ फ्यू वेल नोन लिटरेरी बैलेड्स या बैलेड। अब लिटरली बैलेड क्या है? एक डांसिंग सॉन्ग है, एक सॉन्ग टू बी संग बाय डांसर्स। जोसेफ एडिसन उन्होंने कहा बैलेड्स को डार्लिंग सॉन्ग्स कॉमन पीपल का। ए बैलेड इज कॉम्पोज्ड इन सिंपल स्टैंजास जनरली और 2 और 4 लाइन्स। बैलेड क्या है? मतलब 2 से 4 लाइन्स में कॉम्पोज किया जा सकता है। एंड द वेल नोन लिटरेरी बैलेड्स आर स्कॉट्स ईव ऑफ सेंट जॉन, जिसे कॉलरिज का है राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, ठीक है। कीट्स का है ला बेले डैम सैंस मर्सी एटसेट्रा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। रियलिटी में क्या है? जो बैलेड है इज द सॉन्ग ऑफ एडवेंचर। लाइक एन एपिक द बैलेड अराइजेस आउट ऑफ फोक लिटरेचर। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स इन इंग्लिश। ओरिजिनली इट वॉज संग फ्रॉम विलेज टू विलेज। ये शुरू में गांव से गांव तक गाया जाता था, ठीक है।
बैलेड एक शॉर्ट स्टोरी है वर्स में, ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी संग to an audience, and it is of thrilling adventure, a family disaster, love and war, and the life. Most of the ballads have come from Scotland. ये ballads कहाँ से बताया गया? स्कॉटलैंड से आते हैं। और इनका मतलब क्या बताया गया है कि ballad impersonal without giving an identity or personality of the composer. The ballad never has a personal touch. Ballad is lightest and shortest form of narrative poetry. ठीक है। It deals with short anecdotes, local legends, and tells them in the simplest language with the light meter. इसका एग्जाम्पल क्या है? डे आफ्टर डे वी स्टक, नी ब्रेथ नी मोशन, as idle as a painted ship upon a painted ocean. Water, water everywhere, and all the birds did drink. Water, water everywhere, no drop to drink. ये आपको याद है कॉलरिज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर की लाइन है ये वाली, कि वो मतलब शिप में होते हैं एंड बोलते हैं चारों तरफ पानी पानी है, पर हम भी एक सिंगल, आप जानते हैं ना कि वाटर जो जो मतलब इसमें ओशियानिक वाटर होता है उसको हम कभी पी नहीं सकते पानी को, मतलब वो सिंगल ड्रॉप उसका आप पी नहीं सकते, मतलब इतना वो खराब पानी होता है। ठीक है। अब बोला गया कि सटायर क्या है और क्यों उसको यूज़ किया होता है। सटायर क्या है? वो इंग्लिश का लिटरेचर का वर्क है टू शो फुलिशनेस और वाइस इन ह्यूमंस ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट्स को, और ये सरकाज़म रिडिकुल यूज़ करता है या फिर आयरनी। जैसे कि सटायर यूज़ होता है इफ़ेक्ट पॉलिटिकल और सोशल चेंज के लिए या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए। ड्रामेटिक मोनोलॉग से क्या मतलब है? एक नोट लिखना है ब्राउनिंग के ड्रामेटिक मोनोलॉग पर। ठीक है। What is the meaning of dramatic monologue? Write a note on Browning's dramatic monologue. ड्रामेटिक मोनोलॉग पार्ट ड्रामा है और पार्ट पोइट्री है। देखो, मोनो तो आपने पता है, मोनो डायलॉग मतलब जैसे आपने एक ट्रेजेडी पढ़ी होगी मैकबेथ, उसमें एक मोनोलॉग है। ठीक है। The dramatic monologue is part drama and part poetry. It is a speech in the poetic medium. It is not strictly a dramatic form, or it is not intended for presentation to an audience. It is a poetic form. In the monologue, the presence of a silent second person supposed to whom the arguments of the speaker are addressed. Robert Browning is known for his dramatic monologue. He perfected the device of dramatic monologues in English poetry. Browning's philosophy of life and his reactions all passed into the speech of dramatic monologue. He believes that dramatic monologue is the form best suited to this purpose. A dramatic monologue is a kind of soliloquy in which one character expresses his thoughts without being interfered by any other character. It is a monologue because it is a conversation of a single individual with himself. Mono means one and log means conversation. The dramatic monologue is dramatic because it is the utterance of imaginary characters and not of the poet himself, and because it in the character it is developed not directly by the poet himself but through a conflict between the opposite thoughts and emotions of some one character. Evelyn, Hope, My Last Touches, Prospice एंड द लास्ट राइट टुगेदर, ये सब ड्रामेटिक मोनोलॉग के एग्जाम्पल्स हैं जो ब्राउनिंग के द्वारा लिखे गए हैं। द स्पीकर एक्सपोज फॉलीज एंड देयर वीकनेस, फॉलीज मीन्स उसकी कमजोरी, एंड मोनोलॉग में जो कि जस्टिफाई करते हैं उसके एक्शंस और देयर नेचर ऑफ सेल्फ डिफेंस्ड। The last ride together is a defense of the lover, and Andrea Del Sarto offers an excuse for the painter's maltreatment of his parents. In his earlier monologues, Browning is primarily concerned with character portrayal. In his later monologues, he is interested in defending them. He is not content merely with depicting sinners. He tries to assert the essential goodness of such sinners. So he becomes argumentative, prosaic, dull, and difficult to follow.
and briefly discuss Shakespeare as a playwright. Shakespeare has the foremost place in the history of world's literature. Shakespeare took no trouble to be original. He borrowed right and left from the older playwrights. He transformed and utilized with the help of glowing splendor of his imagination. Thus, in the English historical plays, the passages are metrical paraphrases of Horatius' Chronicle, and the matter for the plays deals with Roman history is taken from Plutarch's Lives. Yet, Shakespeare's plays are clothed with a light that never was on sea or land, with the glory and freshness of a dream. He put the very flesh and blood into the dry bones of history. So, the theme of Shakespeare's poem, True Love. No doubt, obstacles come in the way of love, but the poet feels that the true love never implies any selfishness. Rather, it implies sacrifices in love. True love leads to high moral conduct. It is like the pole star which is unmovable. एंड इसमें मतलब हमको क्या करना है, थीम बतानी है शेक्सपियर पोएम की ट्रू लव, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होंगे। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, राइट अ नोट ऑन ब्राउन इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। देखो, जैसे यहाँ पे व्हाट इज सटायर, ये डायरेक्ट पूछ दिया, पर वाई इट इज़ यूज्ड अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा, तो ये आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ट्रिकी तो नहीं होगा। जैसे यहाँ बोला कि द थीम ऑफ शेक्सपियर पोएम ट्रू लव, अब जिसने ट्रू लव नहीं पढ़ी होगी उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए सब राइटर्स को पढ़ के जाइएगा, सबकी कॉम्पोजिशन। नो डाउट ऑब्स्टिकल्स केम इन दी वे ऑफ लव, प्यार के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आते ही हैं, प्यार के रास्ते में नहीं, हर रास्ते में आते हैं। बट द पोएट फील्स दैट द ट्रू लव नेवर इम्प्लाइज एनी सेल्फिशनेस, rather it implies sacrifices in love. True love leads to high moral conduct. It is like the pole star which is unmovable. Love teaches the good morals and way to the persons who wander aimlessly like the wandering ship. Love made due to the physical attraction is not permanent. It is rather infatuation. Infatuation क्या होती है, जैसे कि हमें कोई चीज़ पसंद आती है उसको infatuation कहते हैं। And ends with the beauty. In the end of the sonnet, Shakespeare says that the spiritual love is not a subject to be overcome by death. The love of external beauty is momentary and the love in soul is everlasting. Shakespeare himself has followed the same path of love. If he is wrong, he claims that there is no love in the world. Write a note on the poetic art of true love, or discuss in brief true love as a sonnet. The poet in a sonnet is bound to complete his subject in 14 lines only. Shakespeare does it very skillfully. The problems and drawbacks in love and the real definition and purposes of love have been narrated in the sonnet. He uses three quatrains and a couple at last. The thoughts developed through these quatrains and the couplet at last is the conclusion of the sonnet. Subject of every sonnet is completed within the limited scope of 14 lines. The quatrains in true love, or let me not to marriage of true minds, rhyme as A B C D C D and E F E F, and the couplet rhymes as G G at the end. The sonnet is the innermost feeling of the poet. He presents the greatness of love by the metaphors of pole, star, wandering bark, and bending seekers, compass, etc. The phrases like Tim's full and the edge of doom are very attractive. The sonnet is very emphatic due to its style. It being a universal sonnet in contradicts the expression of the poet's own feelings. How does the poet differentiate the true love and the physical love in his sonnet True Love? The sonnet True Love, same question. यहाँ नहीं, थीम पूछा है, यहाँ एज अ सोनेट पूछा है। इसमें यहाँ ये पूछा है कि ट्रू लव में पोएट कैसे डिफ्रेंशिएट करता है फिजिकल लव को और ट्रू लव को, ये चीज़ पूछा है। ठीक है, यहाँ बोला है कि ट्रू लव सोल का है और ट्रू लव और मॉर्टल लव एडमिरेबल है। जो पोएट हिमसेल्फ रिकमेंड्स ट्रू लव और सोल विच इज़ नॉट चेंज, देयर आर ऑब्स्टिकल्स इन देयर वे।
It is true to say that there are many persons who create the problems in the way of lovers, but true love never cares for these obstacles. True love is never guided by selfishness, it is guided by sacrifices. The love rated with physical charm is only infatuation, and it ends with the end of the physical charm. अब पूछा है कि शेक्सपियर के सॉनेट्स की खास बात क्या है। शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखी हैं ओवरऑल, एंड मैनी थीम्स ऑफ सॉनेट्स आर, मतलब उसमें क्या थीम है, लव है, मैरिज है, फ्रेंडशिप, मतलब जैसे मैकबेथ की ट्रेजेडी है। ओके, मतलब यहाँ पे सोनेट की बात की है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैकबेथ की ट्रेजेडी है। मैकबेथ इज़ अ ट्रेजेडी, इज़ अ मतलब ट्रेजेडी, उस नॉवल मतलब उसमें टोटल ट्रेजेडी है। प्राइड एंड प्रेजुडिस लव पे बेस्ड है, जेन ऑस्टिन की। सो मतलब यहाँ बोला उसकी मतलब थीम क्या है, उसमें बेसिकली किस चीज़ की वो स्टोरी पूरी रिवॉल्व करती है अराउंड। सो सोनेट, मेन थीम ऑफ सोनेट आर लव, मैरिज एंड फ्रेंडशिप। द सोनेट फॉर्म प्रैक्टिस बाय शेक्सपियर इज डिफरेंट फ्रॉम द पेट्रियार्कन सोनेट। उसमें मतलब 3 क्वाड्रेंट्स और 1 कपलेट है शेक्सपियन सोनेट का, और उसकी जो राइम स्कीम है वो है ABABCDCDEFEFGG। ठीक है। सो ये देखिए आप, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन था, थोड़ा अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे थीम पूछा है। ठीक है, शेक्सपियर एज प्ले राइट पूछा है। सो जैसे आप नोट्स को हाइलाइटर से हाईलाइट करके फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी वर्ड को हाईलाइट किया है ऐसे पढ़िएगा। आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएंगे। एंड सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट।